नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकुड़ के एम कॉलेज स्थित बालक एवं बालिका छात्रावास की छात्र छात्राएं अपनी कई समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची। इस दौरान छात्र छात्राओं ने छात्रावास में लंबे समय से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर उपायुक्त को एक लिखित आवेदन सौंपा है और जल्द समाधान की मांग की है। छात्र छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में सुरक्षा और सुविधाओं का भारी अभाव है। उन्होंने कहा कि नाइट गार्ड की व्यवस्था नहीं होने से छात्र छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके अलावा नियमित रसोइयां की कमी और चार दीवारी नहीं होने, बिजली की अनियमित आपूर्ति, अन्य बुनियादी समस्याओं के कारण पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। डीसी कार्यालय में मौजूद रहने के दौरान छात्र छात्राओं ने लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी से भी मुलाकात की है। छात्रों ने दोनों विधायकों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जल्द ठोस पहल की मांग की है। हम लोग का हॉस्टल में चल रही है, लेकिन उसी समस्या को लेकर आज हम लोग यहाँ मिलने आए थे। लेकिन अच्छा लगा हम लोगों को, चूंकि मैसूर विधानसभा से स्टीफन विधायक साहब भी आए हुए थे और लिट्टीपाड़ा विधानसभा से भी हेमलाल मुर्मू आए हुए थे। तो इन दोनों से भी हम लोग मिले, अपना जो हम लोग छात्रावास की समस्याओं को लेकर जो आए थे सारा सुनाए, लेकिन आश्वासन तो दिए। साथ में डीसी साहब भी थे। क्योंकि कुछ दिन पहले 2 महीना पहले जो बारिश हुई थी, तो केकेएम कॉलेज की छात्रावास में जो है बाउंड्री लगभग अधूरा, पूरा आधा जो है गिर गई है। लेकिन इसका आवेदन हम लोग कई बार विभाग को दिए, लेकिन अभी तक बाउंड्री खड़ी नहीं हुई है। क्योंकि हम लोग देखे डीसी साहब का जब यहाँ पे बाउंड्री गिरी तो सप्ताह दिन भी यहाँ पे बनाने में नहीं लगे, लेकिन 2-2.5 महीना होने चला। जान को जोखिम में डाल कर वहाँ पे रहना हम लोग को भी जो है ना डर लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब आश्वासन दिए हैं, देखिए कब तक में क्या होता है। देवघर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए 2 दिवसीय वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार राज्य विधि विज्ञान निर्देशालय एवं प्रयोगशाला रांची के विशेषज्ञ पदाधिकारियों द्वारा आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कांडों के वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिससे पुलिस अनुसंधान प्रक्रिया को और अधिक सशक्त, प्रभावी एवं तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा सके। ये कार्यशाला 17 एवं 18 तारीख को आयोजित की जा रही है, जिसमें देवघर जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, प्रत्येक थाना से चयनित पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। देखिए, आज यहाँ पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक अनुसंधान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देखिए, पुलिस कई कांडों का अनुसंधान करती है और उसका मुख्य प्रयोजन यह होता है कि हम लोग कांडों में अभियुक्तों को सजा देना है, और कहीं ना कहीं सजा अगर मिलती है तो क्राइम कंट्रोल पे उस पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला से 2 साइंटिस्ट यहाँ आए हुए, जो कि यहाँ के सभी पदाधिकारी हमारे पदाधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से कोई कांड दर्ज होता है तो क्या एविडेंस वहाँ कलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि सजा दिलाने में हम लोगों को सहायता मिले। अभी जब से न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं तो कई सारी चीजें जो है बदली हैं, और साइंटिफिक एविडेंस को लेकर के कई सारे कार्य हम लोगों को करने हैं। जिला उपायुक्त ऋतुराज कोडरमा पहुंचे। सदर अस्पताल सरकार की तरफ से संचालित अल्ट्रासाउंड की सुविधा बंद होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 45 जल्द ही अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाई जाएगी। साथ ही ड्यूटी के दौरान अस्पताल में कार्यरत कर्मियों के ड्रेस कोड में न होने और हाल के दिनों में सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में पकड़ी गई एक महिला और पुरुष के मामले को लेकर उन्होंने संज्ञान लिया। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार होता है। इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन में चूंकि टेंडर हमारा जो है 2 से 3 बार होना पड़ा, कई बार सिंगल बिड हो गया, कई बार डबल बिड हुआ, तो उसमें अब फाइनली होकर के एक अल्ट्रासाउंड हमारा मशीन एक
पायलट हमने उसको चेक कर लिया है, कमेटी ने उसका अप्रूवल दे दिया है कि वो मशीन उनको सही लग रही है। उसको हमने वर्क ऑर्डर दे दिया है। अब वर्क ऑर्डर देने के बाद 45 डेज उसको लगता है, क्योंकि नई मशीन आती है तो कैलिब्रेट करके आती है, तो हमको लगता है कि आज से 45 डेज अगर हम पकड़ें तो उसमें हमारे पास मशीन आ जाएगी। अमूमन सर यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं ड्रेस कोड में, सर अभी फिलहाल आपके आने की सूचना हुई तो ड्रेस कोड में हो गए, हम ड्रेस कोड में नहीं रहते सर, लोगों को खास परेशानी होती है, उन्हें हेल्प नहीं मिल पाता। नहीं, ठीक है, इसको हम लोग जो हॉस्पिटल के डीएस हैं उनको जरूर इसमें निर्देश दे देंगे कि इसको डिसिप्लिन को प्रॉपर मेंटेन रखें और ड्रेस कोड में ही सभी उपस्थित रहें। रांची रेल मंडल हटिया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन आहट चलाया गया, जहां AHTU टीम और DNF टीम ने, आपको बताते चलें कि मंडल द्वारा जांच के दौरान VIP गेट के पास 2 नाबालिग बच्चियों और एक संदिग्ध व्यक्ति मोहम्मद मुस्तफा अंसारी को पकड़ा है। पूछताछ में बच्चियों की उम्र 12 एवं 13 साल पाई गई है, जिन्हें काम दिलाने के बहाने चेन्नई ले जाया जा रहा था। आरोपी ने बच्चियों से घरेलू काम कराने के बदले प्रति महीने 10,000 रुपए दिलाने का लालच दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बच्चियों की तस्वीरें अपनी मोबाइल से व्हाट्सएप पर भेजी थी। उन्हें चेन्नई ले जाने के लिए टिकट भी खरीदे गए थे। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिगों को सुरक्षित बचाया। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण से संबंधित मामलों पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार को जवाब सौंपना था। सरकार ने जवाब नहीं सौंपा। इसके बाद न्यायालय ने 7 जनवरी का डेट मुकर्रर किया है और राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कोर्ट को सरकार ने बताया कि आबादी के आधार पर हम चुनाव कराएंगे, जिसमें ST और SC को अलग अलग दर्जे में उन्हें आरक्षण मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार हाईकोर्ट की आड़ में किसी भी तरह से ये चुनाव करना चाहती है। इसको लेकर धनबाद के शांतनु पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। धनबाद जिला को अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा होने को लेकर आरक्षण की मांग की गई है और आदिपुर को दर्जा दिया गया है। आबादी के आधार पर तो धनबाद को क्यों वंचित किया जा रहा है, ये साफ साबित हो रहा कि धनबाद के साथ राज्य सरकार नाइंसाफी कर रही है। जैसा कि डर था वही आज हुआ है। राज्य सरकार ने अपने ही मांगे हुए समय सीमा पे कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इससे ये स्पष्ट ऐसा प्रतीत हो गया है कि धनबाद में जो लाखों की जनसंख्या में अनुसूचित वर्ग निवास करता है, जो निर्धन है, निर्बल है, उपेक्षित है, उपासित है, ऐसे वर्ग को सरकार की स्पष्ट नीति देखने को मिल रहा है कि वो हमें आरक्षण देने से कतरा रही है। नगर निगम से संबंधित ये मामला है जिसमें राज्य सरकार ने बैकडोर से एक नीति बनाई है, जिसमें जो सरकार ने 2022 में जो संशोधन धारा 27(2) में, जिसके माध्यम से रोटेशन पॉलिसी के जगह में डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट ग्रुप हैं, उनको रिजर्वेशन देना था। तो सरकार ने धनबाद में शेड्यूल कास्ट के इस नीति के आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए था। अब जो इससे वंचित करने के लिए सरकार ने नगर निगमों को 2 ग्रुप में कर दिया है, वर्ग का और वर्ग खा। वर्ग का में रांची और धनबाद को रख देने के कारण, क्योंकि 50% से ऊपर का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, तो उस हिसाब से एक सोची समझी रणनीति के तहत जो 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको एक इकाई नहीं मान करके 2 अलग अलग इकाई बना दी। बोकारो से एक CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट बने नटवर लाल को गिरफ्तार किया गया है। CRPF के सुकमा में पदस्थापित होने की बात कहकर पुलिस वालों पर रौब दाब गलीब कर रहे थे साहब को चार्ज जेल भेज दिया गया है। अपने को CRPF का सहायक कमांडेंट संतोष कुमार बताकर छत्तीसगढ़ के सुकमा में पदस्थापित होने की बात करते हुए पूरे फौजी रौब दाब में है। जब उन्हें बिना हेलमेट मोटरसाइकिल से घूमते हुए यातायात पुलिस के एक
एएसआई ने जांच के लिए रोका तो उन्होंने तैश में आकर खुद को असिस्टेंट कमांडेंट बताया, वर्दी उतरवाने की धमकी दी और इसी बीच उन्होंने अपना परिचय पत्र देकर जो गलती की है वह गलती उन पर भारी पड़ गई है। दरअसल नटवरलाल की असलियत खुलकर सामने आ गई है। दिसंबर 2025 को नया मोड़ अंतर्गत नया मोड़ चौक पे एएसआई हैं ट्रैफिक थाना से ओशो प्रदीप, उनके द्वारा चेकिंग किया जा रहा था वहां पे। उसी दरमियान एक व्यक्ति हैं जिनका मूल रूप से नाम तो अश्विनी कुमार ठाकुर है, जो जोशी कॉलोनी बीएससी थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं। वो उधर से गुजर रहे थे, बिना हेलमेट के उनको रोका गया। उनके रोके जाने पे उनके द्वारा थोड़ा सा अभद्र व्यवहार करते हुए ये बताया गया कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और आप मुझे कैसे रोक सकते हैं इस चीज़ को। उनसे उनका पहचान पत्र मांगा गया तो उन्होंने एक पहचान पत्र दिया जिसमें ये था कि वो सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है जो सुकमा में पोस्टेड है। तो उनका जो उस पे पहचान पत्र पे जो तस्वीर लगा हुआ था वो और जो उनका चेहरा था वो मेल नहीं खा रहा था। तो और गहन रूप से उसमें जांच करने पे 2 और फर्जी आई कार्ड मिला उनका, जो एक एनएसजी का था जिसमें असीम कुमार नाम से था उनका कार्ड, और एक और सीआरपीएफ का बना हुआ था कार्ड जिसमें संदीप कुमार के नाम से था। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लतासिक्का गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी करते हुए अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया है, जबकि 3200 केजी जावा महुआ नष्ट करते हुए 200 लीटर शराब बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा ने बताया कि सहायक उत्पाद आयुक्त अरविंद कुजूर के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई है, जिसमें शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। निरसा थाना क्षेत्र के देवियाना गेट NH-19 के दिल्ली लेन स्थित मां उमा शक्ति फिलिंग्स पॉइंट में बुधवार की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब पेट्रोल पंप मालिक और साथ ही पत्थर कारोबार सिंह के पुत्र सौरभ सिंह को गोली लग गई है। घटना के बाद पंप कर्मियों और उनके साथ मौजूद दोस्तों ने आनंद फानन में सौरभ को इलाज के लिए धनबाद के सरफी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर निरसा थाना पुलिस के साथ निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मानिक बाकला भी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू की गई। एसडीपीओ रजत मानिक बाकला ने बताया कि पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी। घायल युवक राणा प्रताप सिंह पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं से जांच जारी है। अब सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि इस तरह की घटना हुई है, कि गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो एक जो है राणा प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति जो है पेट्रोल पंप के बेटा है ऑनर का, उसको संभवतः कंधे पर गोली लगने की सूचना है, जो हॉस्पिटल में इलाज में है। तो उसी में हम लोग अनुसंधान में आए थे। मामला इस समय में दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं उसमें, और जानकारी ली जा रही है कि इस तरह की किस परिस्थिति में इस तरह की घटना हुई है और गोली चालन की जो घटना हुई है किस रूप में हुई या दुर्घटनावश हुई है या तो किस कारण से हुई है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसके पास लाइसेंसी गन भी है। कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जी मोहल्ले में एक 20 साल की युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में लोगों की भीड़ जुट गई। मृतका की पहचान मोहम्मद मुस्तफा की बेटी हसीना खातून के रूप में हुई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार हसीना अपने घर में अकेली थी। उसकी मां किसी काम से बाहर गई थी, जबकि पिता मोहम्मद मुस्तफा पेशे से धोबी है। वे ग्राहकों के कपड़े पहुंचाने के लिए घर से निकले हुए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। छोटी बेटी है। कितने बजे रात में हुई है? फांसी कब लगाई थी? 7 बजे शाम को। आप लोग को कैसे पता चला?
नहीं थे, हम घर में। कितना हाइट होगा लड़किया की? आप घर में नहीं थे? आने के बाद क्या कुछ कारण था क्या? डिप्रेशन में थी? नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। झारखंड कांग्रेस ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए, आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। मौके पर मौजूद हटिया के डीएसपी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है। आज का प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। लोग अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, शांतिपूर्ण तो कुछ भी ऐसा फैलाने का अधिकार है। अगर उग्र ना होता है, किसी को हानि न पहुंचाया हो तो करेगा लोग। यानी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें एफआईआर दर्ज करने की नौबत है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तरीका बेहतर हो तो और अच्छा होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया, पर शांतिपूर्ण रहा। इसमें कहीं कोई पहुंच गए थे, गेट तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, आप लोग ऐसा कहीं कोई प्राथमिकी दर्ज करने की नौबत? गेट तोड़ने का प्रयास नहीं। लोग धरना प्रदर्शन का लोकतंत्र में कहीं बात तो आ गए ना। कहीं को प्राथमिकी दर्ज करने की बात नौबत ऐसी कुछ नहीं, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई है। अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, इनकलाबी बात कर रहा है। इसका परमिशन था? परमिशन हमको लगता होगा शायद, पता कर लिया, मुझे ठीक से पता नहीं। साहिबगंज जिले में राजमहल पश्चिम बंगाल के बीच में लंबित गंगा पुल निर्माण की मांग पर क्षेत्रीय विधायक एमटी राजा और सांसद विजय हंसा ने संयुक्त रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस परियोजना को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। और आगे आपको यह भी बता दें, ये मांग राजमहल विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। राजमहल की जनताओं के द्वारा लंबे समय से मांग भी की जा रही है कि और मानिक चौक के बीच में गंगा पुल का कार्य जल्द से जल्द जो है वो शुरू हो, जिसे राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुलाकात के सकारात्मक विचार का आश्वासन मिलने के बाद में राजमहल के झामुमो विधायक एमटी राजा ने अपने क्षेत्र के जनताओं के बीच में अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी साझा की। विधायक ने एक्स पर लिखा, आज दिल्ली में राजमहल की लोकप्रिय सांसद विजय हंसा जी के साथ मिलकर राजमहल और मानिक के बीच में प्रस्तावित गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। इसके बाद राजमहल विधानसभा क्षेत्र में जनता की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। चतरा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता कृषि व्यवसायी समाजसेवी प्रेम सिंह को गैंगस्टर प्रिंस खान ने जान से मारने की धमकी दी है। आपको बताते चले, प्रेम सिंह को उनके व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात नंबर से 1 मिनट 2 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप भेजकर 2 करोड़ रुपए बतौर रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी के तौर पर पैसे नहीं देने पर खोपड़ी खोलने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। प्रेम सिंह के अनुसार धमकी देने वाले शख्स ने खुद को गैंगस्टर प्रिंस खान बताया है। गैंगस्टर ने व्हाट्सएप पर ऑडियो क्लिप भेजा। प्रेम सिंह के व्हाट्सएप पर कॉल के माध्यम से भी धमकी दी। धमकी मिलने के बाद प्रेम सिंह थाना पहुंचे। आरोपी प्रिंस खान के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद में नाराज प्रेम सिंह मामले को लेकर एसडीपीओ एसपी के पास पहुंचे। साधना प्लस न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बहुत क्रेशर मशीन चलवा रहा है ना, तुम 2 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी दे दो, न तो पहले भी बोलते हैं, भी जिम्मेवार लेते हैं। पता कर लो तुम मेरे बारे में, ठीक ना? न्यूज देख लो, मेरा गूगल में चेक कर लो, और केस मुकदमा करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हम खुद अचंभित हैं। इतने बड़े व्यवसायी है नहीं कि कोई बहुत बड़े डॉन हमको दुबई से फोन करे, इस काबिल नहीं है। तो हम तो खुद अचंभित हैं। हम ये प्रशासन को छोड़े हैं कि आप जांच कीजिए इसको, क्या मामला है। हम एफआईआर भी किए हैं अंडर थाना में। कॉल आया, कैसे आया, किस माध्यम से कॉल आया, क्या कहा गया? पहले एक ऑडियो क्लिप आया
जिसमें बोला गया था कि हम प्रिंस खान बोल रहे हैं धनबाद से, सॉरी दुबई से, और उसमें बोला गया कि आप 2 करोड़ रुपया दे दो, बहुत क्रशर चलाते हो, जबकि मेरा क्रशर का व्यवसाय भी नहीं के बराबर है। फिर थोड़ी देर बाद में उनका फोन आया कि प्रिंस खान बोल रहे हैं, तुम पैसा दे रहे हो कि नहीं। हम साफ साफ मना किए कि हम तो 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं और उस लायक भी नहीं है, आप कहीं गलत जगह फोन लगा दिए हैं। यही बात है। प्रशासन से क्या अपील होगा, क्या कहेंगे? प्रशासन को चाहिए कि व्यवसाय को सुरक्षा दे, हमको भी सुरक्षा दे, लेकिन अभी तक कोई भी इन लोगों का कार्रवाई नहीं है, तब हम प्रेस वाले को खबर किए। निरसा में मैथन स्थित चित्रगुप्त मंदिर परिसर में ग्रामीण विस्थापितों, स्थानीय व्यवसायियों, सामाजिक संगठनों और युवाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में झारखंड और मैथन क्षेत्र के साथ किए जा रहे कथित सौतेले व्यवहार पर गहरी चिंता भी जताई गई है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय विस्थापितों को नियोजन से वंचित रखा जा रहा है। इस लड़ाई को पूरा जोर शोर से हम लोग आगे ले जाएंगे। ये सारे मजदूर लोग, सारे कैजुअल लोग, सारे ठेकेदार लोग, सारे आवास में जो रहते हैं, उस सारे लोग यहाँ त्रस्त है। तो हम लोग सारे लोग को इकट्ठा करके निश्चित रूप में आर पार की एक लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं, और इस निश्चित रूप में आम लोग को, मजदूर को, सारे लोग जो समस्या है उन लोग को जीत हो। देखिए, यहाँ पर आम नागरिकों को बहुत दिक्कत है। दुकानदार हो गया, हमारा कैजुअल लेबर हो गया, उसके बाद हमारा जो फॉरेस्ट का लेबर हो गया, विस्थापित हो गया, सारा आदमी को डीवीसी से बहुत दिक्कत है। डीवीसी ब्रिटिश जैसे पहले शोषण करता था, वैसे सोच रहा हम शोषण करेंगे। यहाँ पर जितना आवास था, मैथन सुसज्जित था, सारा क्वार्टर तोड़ के, बढ़िया बढ़िया क्वार्टर, हम तो चाहेंगे इसमें जांच होना चाहिए, जितना बढ़िया क्वार्टर तोड़ के उसको क्यों ध्वस्त कर दिया गया। दामोदर घाटी निगम का प्रबंधक मैथन और पंचित इकाई, यह जो दोनों इकाई है, इसका प्रबंधक जो है अव्यवस्था मैथन और पंचित में लोगों को डरा और धमका रहा है, लोगों को बेरोजगार कर रहा है। बहुत सारी समस्या आई है। संवेदक का नवीकरण, जो कार चलाते हैं जो देते हैं, उसके साथ साथ जो मजदूर वर्ग है, अब उसमें बहुत सारे मजदूर हैं, उनका वर्गीकरण है, कैजुअल हैं, वन विभाग के मजदूर हैं, उसके साथ साथ जिनको जो पेंशनर हैं, ऐसे सारे लोगों की बहुत सारी समस्या है। अब आप समझिए कि मैथन और पंचित के अस्तित्व पर सवाल, मैथन और पंचित को समाप्त करने का यह डीबीसी प्रबंधक काम कर। डीबीसी भारत सरकार का परियोजना है, अच्छी परियोजना है, बड़ा प्रोजेक्ट है और सम्मानीय प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका प्रबंधक जो है वो किसी ना किसी के इशारे पर गलत काम कर रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।